हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि 10वें चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर है, हम लोग तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने हाइगन्स प्रिंसिपल का पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। और हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है, तरंगाग्र क्या होता है, वेवलेट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों का हमने पहले वीडियो लेक्चर में खूब बढ़िया से अध्ययन कर लिया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम उसी का मतलब हाइगन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से हम परावर्तन की और अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, मतलब वो नियम इसकी सहायता से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम हाइगन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या है। हेडिंग हमारी है हाइगन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन के नियम प्रूफ करना है, वही परावर्तन की व्याख्या करना है ना। मतलब परावर्तन के दोनों नियम जो है उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें हम हाइगन्स के दो प्रमुख प्रिंसिपल को हम देखेंगे कि पहला ये है, हम वेव यानी कि जो तरंग चलती है वेव तरंगाग्र के फॉर्म में, यानी जो तरंग चलती है वो वेव फॉर्म के तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ती है ना। वेव फ्रंट बनते जाते हैं, तरंग आगे बढ़ती जाती है। और तरंग के संचरण की जो दिशा होती है, तरंग के चलने की जो दिशा होती है, यानी कि प्रकाश किरणों की जो दिशा होती है, वो वेव फ्रंट के लंबवत होती है। एक चीज क्लियर है कि वेव फ्रंट के क्या होती है, लंबवत होती है। और इसमें एक चीज और है कि जो प्राथमिक तरंगाग्र होता है उस पे जो एक तरह से कह लीजिए कि उस पे स्थित प्रत्येक बिंदु जो होते हैं, प्रत्येक कण जो होता है, पॉइंट्स जो होता है, वो द्वितीयक तरंग स्रोत यानी द्वितीयक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। और उससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, द्वितीयक तरंगे निकलती हैं, जिसको हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यानी कि उससे नई तरंगे निकलती हैं, एक तरह से कह लीजिए कि नई तरंगे निकलती हैं, उन्हीं को हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और वो प्राथमिक वेव की यानी कि तरंग की चाल से ही माध्यम में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तरंगे हर मीडियम में अलग अलग चाल से चलती हैं। तो इसके लिए क्या है कि कहेंगे कि इसमें एक मान लेते हैं एक परावर्तक तल है। जैसे इसमें एक परावर्तक तल है, बाद में इस फिगर को बना लेते हैं। तो इसमें एक परावर्तक तल मान लेते हैं XY। ठीक है, ये परावर्तक तल है, यानी इसको हम जो है परावर्तक बना देते हैं, चिकना तल है। और वेव फ्रंट, इस पे हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, A डैश, या मान लेते हैं एक वेव फ्रंट है। ठीक है, AB है, एक वेव फ्रंट है, AB है जो इस पे तिरछे आपतित होता है। ठीक है, तो मतलब T बराबर 0 पर ये यहाँ पे इंसिडेंट होता है। कहने का मतलब है कि आपतित तरंगाग्र है, एक आपतित क्या है, तरंगाग्र है। AB जो है इस पे तिरछे जो है आपतित होता है ये, यानी कि AB है तो A पॉइंट पर ये परावर्तक तल के A पॉइंट पर आकर टकराता है। ठीक है, अब रेज क्या होती है, जाहिर सी बात है कि जो आपतित किरणें होती हैं, आपतित तरंगे होती हैं, वो इसके क्या होती हैं, लंबवत होती है, यानी कि रेज ऐसे आएगी।
ठीक इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और ये क्या है, ये एक तरह से आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र। ठीक है, जो प्रकाश किरणें होती है यानी प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो वेव फ्रंट के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, अब तरंगाग्र का ए सिरा आ करके अब इस पे जितने भी, कहने का मतलब इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबसे द्वितीयक तरंग निकलेंगे, यानी कि सभी पॉइंट्स, सभी कण जो इस पे होंगे वो सब एक नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे, जिनसे नई तरंगे निकलेंगी, जिसको हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये परावर्तक तल है तो ये एक नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करेगा और यहाँ से नई तरंगे निकलेंगी तो वो इस साइड में, यानी कि परावर्तित होंगी तो इस साइड में जाएंगे। हालांकि हम किधर भी ले सकते हैं इसके नीचे से, लेकिन हमें ये तिरछे आपतित हो रही है तो इस डायरेक्शन में परावर्तित होगी। ठीक है, तो हम इसका जो नया परावर्तित तरंगाग्र बनाएंगे वो ठीक इसके परावर्तन के डायरेक्शन में बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपतित तरंगाग्र है। अब हमें जरूरत है परावर्तित तरंगाग्र के बनाने की, उसकी सहायता से हम जो है परावर्तन के दोनों नियम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि तरंगाग्र का ए सिरा मतलब ए पॉइंट पर t बराबर 0 पर आपतित होता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि इस मीडियम में तरंगाग्र की जो चाल है, तरंगों की जो चाल है वो v है। क्या है, v चाल से कोई मीडियम है जिसमें उसकी चाल क्या है, v है। ठीक है, अब तरंगाग्र का ए सिरा तल के ए बिंदु से टकराता है, तो जब ये टकराता है उस समय बी सिरा जो है इस परावर्तक तल से क्या है, दूर है। परावर्तक तल से क्या है, दूर है, दूर है ही है। ठीक है, अब क्या मानेंगे कि बिंदु ए एक नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है, t बराबर 0 पर इससे द्वितीयक तरंगे निकलती हैं और इससे परावर्तित हो करके मान लेते हैं उसी माध्यम में वो उसी वेग से, जिस वेग से तरंगाग्र आया था, जिस वेग से तरंगाग्र आया था उसी वेग से परावर्तित होकर उसी माध्यम में आगे बढ़ती हैं। और मान लें कि तरंगाग्र का जो बी सिरा है वो मान लें कि भाई ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसे टकराता जाएगा, टकराता जाएगा, टकराता जाएगा और ठीक इससे परावर्तन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं। अब मानेंगे कि तरंगाग्र का बी सिरा जो है माना t समय बाद, है ना, तरंगाग्र का बी सिरा t समय बाद तल, परावर्तक तल के बिंदु a' से टकराता है। ठीक है, तो मान लेंगे कि ये कितने समय बाद इससे टकराता है, t समय बाद इससे टकराता है ना। ये जो है t समय बाद इससे टकराता है a' पर। कितनी दूरी चल करके टकराता है, एक तरह से डैश डैश करेंगे, ये रेज है ना, ये आकर के ऐसे ऐसे आकर के यहाँ पे इसको टक्कर मारेगा, ये आकर के यहाँ पे। ठीक है,
यानी थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक, तो ए डैश पे टकराता है टी समय बाद, तो कितनी दूरी चलता है, बी टी दूरी। ठीक है ना। उतने ही समय में ए सिरे से द्वितीयक तरंगिकाएं जो है उतनी ही दूरी तय करके मान लेते हैं बी डैश पे पहुंच जाती हैं। इतने ही समय में तल के बिंदु ए से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं कहाँ, वी टी दूरी तय करके कहाँ पहुंच जाती हैं, वी डैश पर। कहाँ पहुंच जाती हैं, बी डैश पे। मान लेते हैं यहां से इतने ही समय में जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो उतने ही दूरी तय करके कहाँ पहुंच जाती हैं, बी डैश पे। ठीक है, ये परावर्तित रेज हैं ये। अगर हम अब देखिए ऐसा है कि हम अगर परावर्तित तरंगाग्र खींचना चाहें तो कैसे खींचेंगे, हम क्या करेंगे, ये भी बीटी दूरी है, क्योंकि जितने समय में ये यहां से चलकर यहां तक टकराता, जितनी दूरी तय करके उतने ही टाइम में उसी ही चाल से ये वाली तरंगाएं यहां पहुंच जाती हैं। और हमें अब खींचना है परावर्तित तरंगाग्र, तो हम क्या करेंगे, बीटी दूरी का रेडियस लेकर के एक यहाँ पे चाप मारेंगे और ये यहां से लेकर के बीटी दूरी का चाप एक यहां मारेंगे। ठीक है, अब इनको हेमिस्फेयर एक तरह से कह ले, अर्धगोले का चाप है हमारे ऐसे। अब इनको स्पर्श करता हुआ एक अगर पृष्ठ खींचें, इनको स्पर्श करता हुआ अगर एक पृष्ठ खींचें तो ये द्वितीयक तरंगाग्र की दूसरी स्थिति होगी। क्या होगी, तरंगाग्र की दूसरी स्थिति होगी, है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित तरंगाग्र। ये हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है, परावर्तित तरंगाग्र। अब जानते हैं कि रेज हमेशा तरंगाग्र के क्या होती, परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर रेज ये हो जाएगी और इसके परपेंडिकुलर रेज ये हो जाएगी, तो ये परावर्तित तरंग हो जाएंगे। ये आपतित तरंग, प्रकाश तरंग है, ये आपतित प्रकाश तरंगे हैं और ये परावर्तित प्रकाश तरंगे हो जाएंगे, परावर्तित प्रकाश तरंगे। ठीक है, तो ये आपतित, ये परावर्तित हो जाएंगे। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि एक ए बी तरंगाग्र था, t बराबर 0 पर वो परावर्तक तल एक्स वाई से ए पर टकराता है, उस समय बी इससे दूर रहता है। ठीक, तो हाइगन्स के द्वितीयक प्रिंसिपल के हिसाब से पॉइंट ए से नई तरंगे निकलेंगी, यानी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, जो कि बी चाल से उसी माध्यम में आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इस तरंगाग्र की चाल हमने क्या मानी है, बी चाल से आके टकराता है ना। और यहाँ पे जो है आपतन कोण जो है, चलिए बाद में देखते हैं, तो माध्यम तो वही है, तो ये उसी चाल से आगे बढ़ेंगे। अब हम मानेंगे कि माना तरंगाग्र का बी सिरा जो है बी चाल से टी समय बाद परावर्तक तल के ए डैश बिंदु से टकराता है, तो यहाँ से कितनी दूरी तय करता है, बी टी दूरी तय करके यहाँ टकराता है।
बारी बारी से सारे पॉइंट यहाँ से टकराएंगे और बारी बारी से यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी और सब आकर के इसमें यहाँ पे टक्कर मारेंगी, है ना। और फिर यहाँ पे क्या है, स्थित सारे पॉइंट फिर से नई तरंगे निकलेंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो जितने समय में ये यहाँ से आके टकराता है तो बीटी दूरी चलता है, तो उतने ही समय में उसी चाल से यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं बी डैश पे पहुंचती हैं। तो चूंकि चाल समान, टाइम समान, तो दूरी भी समान, जितनी दूरी ये तय करेगी उतनी दूरी ये तय करके हम अब इसी रेडियस का हम लोग, अगर हम परावर्तित तरंगार्थ चाहें तो इसी रेडियस का यहाँ पर एक अर्ध हेमिस्फेयर खींचेंगे, यानी चौक मारेंगे और उसको स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचेंगे, जो कि तरंगार्थ की नई स्थिति यानी हमारे परावर्तित तरंगार्थ को बताएगा। अब आ जाते हैं कोण की बात करते हैं। अब इस पृष्ठ पर एक अभिलंब खींच देते हैं। ये हमारा परावर्तित तल है ना, तो एक अभिलंब मान लीजिए ये खींचा, तो जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये आपतन कोण है। उसी तरह से यहाँ एक अभिलंब खींचा, तो जानते हैं परावर्तित अभिलंब बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब चूंकि देखिए इससे ये पूरा 90 डिग्री है, पूरा तो 90 है, जब ये आई हो गया तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। अब यहाँ पर देखिए कि ये पूरा 90 है, तो जब ये 90 माइनस आई है तो ये यहाँ से कितना होना चाहिए आई। उसी तरह से यहाँ आ जाइए, ये इस पृष्ठ के पूरा लंब है और ये भी इसके पूरा लंब है, ये इस पे लंब है, तो ये पूरा 90 है, जब आर उसमें से घट गया तो ये 90 माइनस आर हो गया। अब इसके बाद आ जाइए इस पे, ये पूरा 90 डिग्री है, पूरा यहाँ से यहाँ दे, तो उस 90 में से ये 90 माइनस आर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा आर। ठीक, और यहाँ पे t बराबर t पे आकर के ये टकराता है। ठीक, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। लिखेंगे माना एक्स वाई एक परावर्तक तल है। ठीक है, चलिए यहीं पे लिखते हैं कि माना एक्स वाई एक परावर्तक तल है। माना एक्स वाई एक परावर्तक तल है, इस पर एक तरंगाग्र, इस पर एक तरंगाग्र AB तिरछे आपतित होता है, तिरछे आपतित होता है। तिरछे क्या होता है, आपतित होता है, और आपतन कोण आई है तथा, और आपतन कोण क्या है आई है, ये मान लेते हैं आई है, क्योंकि उस पर एक लंब खींचेंगे तो आपतन कोण आई है। ठीक है, तरंगाग्र का ए सिरा जिस समय तल के ए बिंदु से टकराता है t बराबर 0 पर, है ना, उसमें लिखेंगे कि तरंगाग्र का माना t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर तरंगाग्र का ए सिरा, है ना, परावर्तक तल के ए बिंदु से टकराता है। भाई ए सिरा आएगा तो मान लो ए पर ही टकराता है ना। तो माना t बराबर 0 पे तरंगाग्र का ए सिरा जिस समय परावर्तक तल के ए बिंदु से टकराता है, ए बिंदु पर टकराता है, तो बी सिरा तल से
दूर है, दूर है। देखिए बी सिरा तल से क्या है, दूर रहता है। अब तल के ए बिंदु से, है ना, हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस के सिद्धांत से तल के ए बिंदु से, तल के ए बिंदु से उत्पन्न द्वितीयक तरंग जो होती है ना, तल से परावर्तित होकर से उत्पन्न द्वितीयक तरंगे तल से परावर्तित होकर, तल से परावर्तित होकर उसी माध्यम में जो है, तल से परावर्तित होकर पहले ही माध्यम, मतलब उसी माध्यम में, तल से परावर्तित होकर पहले माध्यम में उसी वेग से आगे बढ़ती हैं। ए बी तिरछे, यहाँ पे एक चीज लिखना चाहिए था कि इस पर एक तरंगाग्र ए बी तिरछे v वेग से, v वेग से, ठीक है, v वेग से, इसकी चाल जो हमने v मान लिया है, v चाल से, और ये भी v चाल से ही आगे बढ़ेगा, और ये v चाल से आगे आपतित होगा। तो पहले माध्यम में उसी वेग से आगे बढ़ती हैं। अब लिखेंगे कि माना तरंगाग्र का बी सिरा तल के ए डैश से t समय के बाद टकराता है। तो t समय के बाद टकराता है तो कितनी दूरी तय, vt दूरी तय करके टकराता है। तो लिखेंगे माना तरंगाग्र का बी सिरा, माना तरंगाग्र का बी सिरा है ना, तल के बिंदु ए डैश से t समय बाद, है ना, तल के बिंदु ए डैश पर t समय बाद vt दूरी तय करके टकराता है। कहाँ पे, ए डैश पे। ठीक उसी समय, इसका मतलब है कि हमने फिगर में BT लगा दिया तो बी ए डैश बराबर क्या हो गया, BT दूरी। ठीक है, फिगर तो नहीं मिटाएंगे क्योंकि हमें आप चीज समझाना है। ये वाली चीज आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा दें, एक दो लाइन अभी लिखना, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ले लीजिए तो हम बताते हैं। अब देखिए बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, BT। अब हम ठीक उसी समय, मतलब इतने ही समय में यहाँ से दूसरी, भाई हम t बराबर 0 पे लिए हैं और t बराबर t पे आके टकराता है तो BT दूरी तय करता है क्योंकि चाल वही है। फिर उतने ही समय में, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ चलता है, ठीक यहाँ से द्वितीयक तरंगिका यहाँ पे पहुंचती है तो उतना ही टाइम वही है, चाल वही है, तो BT दूरी तय करके पहुंचेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इतने ही समय में तल के बिंदु ए से, इतने ही समय में तल के बिंदु ए से नई तरंगे, ये आप कह लें द्वितीयक तरंगे, VT दूरी तय करके इतने ही समय में तल के बिंदु ए से द्वितीयक तरंगे, है ना, कितनी दूरी तय के, BT दूरी तय करके क्योंकि चाल है, तय करके ना उसी वेग से ना, वेग तो बदलेगा नहीं, मीडियम सेम है,
तो इतने ही समय में तल के बिंदु ए से द्वितीयक तरंगे भी वीटी दूरी तय करके बिंदु बी डैश पर पहुंचती हैं, बी डैश पर पहुंचती हैं। तो समय से चलने का टाइम सेम, और टाइम कितने बाद पहुंचना है, टी समय बाद, टी बराबर 0 पे ये भी चल रहा है, टी बराबर 0 पे भी चल रहा है, एक ही चाल से टी समय पे एक ही दूरी तय करके वहां पहुंचेंगे, है ना। तो ए बी डैश क्या हो जाएगा, मतलब वही बी टी दूरी तय करके बी डैश में पहुंचती थी। यहां पर भी ए बी डैश बराबर बी टी हमने फिगर में दे रखा है, ठीक है। तो वी टी दूरी तय करके बेस पहुंचता है। अब ए डैश और बी डैश को स्पर्श करता हुआ अगर एक पृष्ठ खींचे, यदि ए डैश बी डैश को स्पर्श करता हुआ, यानी टेंजेंट एक पृष्ठ खींचे, तो वह पृष्ठ है ना खींचे तो वह तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदर्शित करेगा, तो वह तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदर्शित करेगा, है ना। प्रदर्शित करता है या करेगा, क्या करता है, प्रदर्शित करता है ना। अब जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है, ए और ए डैश के बीच सभी बिंदुओं से, अब जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है, ए और ए डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता है, मतलब टकराता जाता है, और उससे नई तरंगे जो है ना, और इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं, और इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगे निकलकर परावर्तित होकर जो है द्वितीयक तरंगे जो है ए डैश बी डैश को स्पर्श करेंगे, ए डैश बी डैश को स्पर्श करेंगे या करती हैं, है ना। इस प्रकार ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगाग्र होता है। इस प्रकार ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगाग्र होता है। तो ये परावर्तित तरंगा, हमें मेन मकसद था यही निकालना। अब हमें इसी फिगर से हम जो है दोनों नियम निकाल सकते हैं, ठीक है, परावर्तन के लाभ। इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको फिगर से एक ही बार बनाना पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉज करिए, इसको नोट करिए। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है। अब देखिए त्रिभुज ले लीजिए ए बी ए डैश, है ना, त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, है ना, ये में क्या करेंगे। अब देखिए
अब देखिए इसमें क्या है कि एंगल बी क्या है, एंगल बी जो है और यहां पे एंगल बी डैश 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है। और ए बी डैश बराबर क्या है, ए डैश बी, यानी कि वी टी आपस में बराबर है, ये कोण बराबर है। और ए डैश बराबर ए डैश ए उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो आर एच एस से अगर एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड है ना, हाइपोटेन्यूज एक साइड और एक, तो आर एच एस से राइट हैंड साइड से त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी ए डैश। तो जब ये सर्वांगसम है तो बाकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो आपस में बराबर होगी। करस्पॉन्डिंग साइड ये इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल जो जैसे कि बाकी शेष एंगल जो है, जैसे कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। और बस दो एंगल तो हमने बराबर ही दिखा दिए थे, नहीं और कौन सा एंगल और बचता है, हाँ ये वाला छोटा एंगल इस छोटे के बराबर हो जाएगा। तो जब दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड्स जो बचती हैं वो अपने आप आपस में बराबर होती हैं। तो इसलिए एंगल ये वाला आई बराबर एंगल आर। तो ये जो है परावर्तन का पहला या दूसरा नियम प्रूफ हो गया, है ना, कि कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब एक चीज और है कि ये दिखाना है कि जो आपतित किरण है, यानी आपतित प्रकाश तरंगे जिसको आपतित किरण कहते हैं, ये परावर्तित तरंगाग्र, परावर्तित प्रकाश तरंग यानी परावर्तित किरण है, और अभिलंब तीनों एक तल में होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं आप, ये ब्लैक बोर्ड तल है और जब आप कॉपी में लिखेंगे तो वो कॉपी आपका तल होगा। यहाँ पे तो ब्लैक बोर्ड तल है लेकिन आपकी कॉपी आपका तल होगी, ठीक है। तो दूसरा वाला तल क्या है, वो आपकी कॉपी है। तो हम अब बोर्ड यूज करेंगे तो आप कॉपी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए ये जो है ऐसे ब्लैक बोर्ड के लंबवत है, ये परावर्तक तल भी ब्लैक बोर्ड के क्या है, लंबवत है, अंदर है, ठीक है। ये परावर्तित तरंगाग्र भी क्या है, ब्लैक बोर्ड के लंबवत है। तो कहने का मतलब होता है कि जो तल है, यानी कहने का मतलब तरंगाग्र ए बी ए डैश बी डैश और तल ए बी डैश तल के क्या है, लंबवत है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिला देते हैं, ठीक। ये ब्लैक बोर्ड के लंबवत है, ये तरंगाग्र जब भी जाएगा ऐसे जाएगा, ये भी जाएगा लंबवत जाएगा, और ये तल जो इसको अगर काटता हुआ अंदर जाए तो ऐसे जाएगा, ठीक। और एक चीज याद रखिएगा कि आपतित किरणें जो होती हैं वो तरंगाग्र के लंब है ना। तो जाहिर सी बात है जब ये ब्लैक बोर्ड के लंबवत है और ये इसके लंबवत होती हैं तरंगाग्र के, ये ब्लैक बोर्ड के लंबवत है, यानी तल जो ब्लैक बोर्ड है उसके लंबवत है बोर्ड के, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये वाली रेज इसके लंबवत है, तो जाहिर सी बात है ये ब्लैक बोर्ड में हो जाएंगे। जब ब्लैक बोर्ड के लंबवत ए है तो इसके कोई चीज लंबवत होगी तो किस तल में होगी, बोर्ड के तल में होगी ना, तो ये वापस बोर्ड के तल में चली जाती है। आ जाइए यहाँ पे, ये जो है क्या है, ये तल के ब्लैक बोर्ड के लंबवत है, ये ब्लैक बोर्ड के क्या है, लंबवत है। और ये अभिलंब जो नॉर्मल है ये इसके लंबवत है। तो जब ब्लैक बोर्ड के लंबवत ये है
तो इसके लंबवत वाली चीज जो होगी वापस तल में चली जाएगी। तो इसके लंबवत ये है तो इसलिए ये तल में पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये अभिलंब जो है ये भी और ये दोनों एक तल में आ जाएंगे। ये देखिए ये ब्लैक बोर्ड के लंबवत है और इसके लंबवत ये है तो ये वापस ब्लैक बोर्ड पे चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में है और वो है ब्लैक बोर्ड का तल, ठीक है। तो वहां उसको भी समझाना है, तो वो दूसरा नियम हो जाएगा, है ना। जैसे हम यहाँ पे एक ठो ले रहे हैं, जैसे कि ये वाला तल एक ठो नॉर्मल ले रहे हैं, जैसे कि एन एन डैश है। तो जाहिर सी बात है, देखिए ब्लैक बोर्ड के लंबवत है ना। तरंगाग्र जो है ए बी लंबवत है किसके, तल के। तल मतलब ये बोर्ड है ना, बोर्ड यहाँ पे तुम्हारा कॉपी होगा। उसी तरह से ए डैश बी डैश लंबवत है तल के, और ये भी ये परावर्तक तल ए डैश भी लंबवत है तल मतलब बोर्ड के। तो ये सारी चीजें इसके लंबवत हैं, ठीक है। इनके इसलिए इनसे जो लंबवत होगा वापस तल में आ जाएगा। भाई ये तीनों इसके लंबवत है ना, लेकिन इन तीनों के लंबवत जो भी होगी वापस तल में आ जाएंगी, है ना। इसलिए अब चूंकि आपतित किरण जो है इसके लंबवत है तो वापस कहाँ पे चली जाएगी, तल में चली जाएगी। ये बोर्ड के लंबवत है तो इसके लंबवत ये वापस तल में बोर्ड में चला जाएगा। उसी तरह से ये तल बोर्ड के लंबवत है तो इसके लंबवत ये है तो वापस तल में बोर्ड में चली जाएगी। तो इसलिए जो है आपतित किरणें, आपतित तरंग तथा आपतित तरंगे, परावर्तित तरंगे तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल मतलब बोर्ड में होंगी। क्योंकि ये इसके लंबवत है और ये तल के लंबवत है तो दोनों एक तल में हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इसके लंबवत है। उसी तरह ए डैश बी डैश बोर्ड के लंबवत है और इसके लंबवत ये है तो वापस बोर्ड में चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा नियम होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके दूसरे नियम की ओर। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है। तो अब अब जो है अब अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए एक हम मतलब एक पृष्ठ लेंगे जो दोनों दो मीडियम को अलग करता है, ठीक है। एक अपवर्तक पृष्ठ लेंगे एक्स वाई, जैसे मान लेते हैं ये एक्स वाई जो है एक अपवर्तक पृष्ठ है,
अपवर्तक क्या है, पृष्ठ। एक्स वाई जो है अपवर्तक का पृष्ठ है। ठीक, एक्स वाई क्या है, एक अपवर्तक का पृष्ठ है। ठीक, अब इस पे भी वही चीज करेंगे कि जो यह अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है, तो जिसमें हम मान लेते हैं कि जो तरंग की चालें होती हैं, पहले माध्यम में मान लेते हैं V1 है और दूसरे माध्यम में V2 है, और यहाँ पे ये भी मान लेते हैं कि V1 ग्रेटर देन V2। ठीक है, मतलब ये ऐसा मीडियम है कि इसमें तरंग की चाल ज्यादा है और ये ऐसा मीडियम है जिसमें तरंग की चाल कम है, यानी उससे कम है। ठीक है, और एक्स वाई अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। दोनों माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, पहले माध्यम में तरंग की चाल V1 है और दूसरे माध्यम में तरंग की चाल क्या है, V2 है। ठीक है, तो पहले हम इसकी पोजीशन बना लेते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं। अब क्या है कि एक तरंगाग्र जो है इस पे तिरछे आपतित होता है। ठीक है, यही मान लेते हैं कि एक तरंगाग्र जो है AB है, A पॉइंट पे एक सिरा और ये B सिरा इससे दूर रहता है, और प्रकाश तरंगों की जो डायरेक्शन होगी संचरण की ठीक इसके लंबवत होती है। ठीक, तो ये होगी, और ये मान लेते हैं अभिलंब है, तो ये आपतन कोण हो जाएगा। ठीक, ये अपवर्तक तल है, इसलिए तरंगे आर पार आ जा सकती हैं। ठीक, मतलब वही कंडीशन है, बस थोड़ा सा चाल दोनों की अलग अलग हो गई है। आपतन कोण आई है। अब जब तरंगाग्र का ए सिरा अपवर्तक तल के ए बिंदु से टकराता है, तो हाइगन्स के द्वितीय सिद्धांत से क्या होता है कि तल के ए बिंदु से नई तरंगे निकलती हैं, यानी दूसरे तृतीयक तरंग निकल करके दूसरे माध्यम में V2 चाल से आगे बढ़ती हैं, है ना, दूसरे माध्यम में, क्योंकि वो ये सब B चाल से आ रही थी, V1 चाल से ये तरंगाग्र अब टकराते हैं तो ये दूसरे माध्यम में आती है, तो V2 चाल से आगे बढ़ती है। यहाँ से टकराता है तो हाइगन्स प्रिंसिपल लगाएंगे कि यहाँ से एक नई तरंग निकलेगी, जिसको द्वितीयक तरंग इकाई कहते हैं। वो दूसरे माध्यम में V2 चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, टकराता है तो दूसरे माध्यम में V2 चाल से क्या करती हैं, ये मान लीजिए आगे बढ़ती हैं, और T समय बाद आगे बढ़ करके मान लीजिए B डैश पे पहुंच गई, है ना। ये दूसरे माध्यम में V2 चाल से चल करके B डैश पे तक पहुंच जाती है, और कितनी दूरी तय करके, V2T। ठीक है, और यहाँ पे T बराबर 0 पर ये टकराती है आकर, और T बराबर T पर यहाँ पर पहुंच जाती हैं, T बराबर T। ठीक है, आगे बढ़ती। अब मानेंगे तरंगाग्र का जो B सिरा है, कहने का मतलब ये चीज बाद में लिखनी चाहिए कि V2 चाल से वो आगे बढ़ती हैं। अब मानेंगे कि तरंगाग्र का B सिरा V1 चाल से T समय में तल के A डैश बिंदु से टकराता है, यानी कि V1T दूरी चल करके अपवर्तक तल A बिंदु से टकराता है, यानी कि ये यहां से चलता है तो इससे टकराता A डैश से V1 चाल से, और T समय
v1 चाल से t समय बाद टकराता है तो v1 t दूरी चल करके यहाँ पे टकराता है। मानेंगे कि तरंगाग्र का v सिरा v1 चाल से t समय बाद अपवर्तक तल के a' बिंदु से टकराता है, तो इतने ही समय में a सिरे से द्वितीयक तरंगे v2t दूरी चल करके b' पर पहुंचती है। अब हमें क्या है, अपवर्तक तरंगाग्र, ये आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है। हमें अपवर्तित तरंगाग्र है, आपतित प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे, ठीक है। अब हमें परावर्तित क्या खींचना है, परावर्तित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र हमको खींचना है। अब क्या है कि वही है कि यहां से v2 दूरी का एक चाप लेकर के यहाँ पे अर्ध गोला खींचना है ना, ऐसे। और उसी तरह से यहां पे दूरी करके ऐसे अर्ध गोला खींचना है, हेमिस्फेयर। अब इनको स्पर्श करता हुआ, यानी कि a' b' बिंदु को स्पर्श करता हुआ अगर एक पृष्ठ खींचें, यानी पृष्ठ a' b' खींचें, ठीक है, तो वो तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। और जैसे जैसे तरंगाग्र AB अपवर्तक तल a' के बीच टकराता है, उनसे निकलने वाली द्वितीयक तरंगाएं निकल करके b' a' को स्पर्श करेंगी, अतः ये क्या हो जाएगा, ये अपवर्तित तरंगाग्र हो जाएगा। ये क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र, ये अपवर्तित तरंगाग्र है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, यह अपवर्तित तरंगाग्र है, तो यहां से रेज हमेशा इसके क्या होती हैं, परपेंडिकुलर चलती हैं, ठीक है। और यहां पर भी हम अगर अभिलंब अब I और R की बात कर लें तो देखिए जाहिर सी बात है ये R होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस R होगा, और ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, R एंगल। उसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो ये 90 माइनस I होगा, ठीक है, ये 90 माइनस I होगा, तो ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ताकि जोड़े तो है पूरा 90 डिग्री हो जाए, जिसको हम tan नॉर्मल करें। तो ये आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी अगर एक अभिलंब नॉर्मल खींचे यहाँ पे, तो ये वाला अभिलंब के बीच और इसके बीच बना हुआ कोण है, ये वाला R हो जाएगा, ये 90 माइनस R हो जाएगा, देखा जाए तो, ठीक। अब इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। हम जो है इसको फिर स्नेल का नियम प्रूफ करेंगे, बाकी तो आप वो जान ही गए हैं इसका दूसरा कि आपतित किरण परावर्तित अभिलंब कैसे प्रूफ करते हैं कि एक तल में होती हैं। हम लिखेंगे माना XY एक अपवर्तक तल है, हम लिखते हैं फिर धीरे धीरे मिटाते हैं क्योंकि इस फिगर का रहना जरूरी है। माना XY एक अपवर्तक तल है, माना XY क्या है, एक अपवर्तक तल है जो दो माध्यमों को पृथक करता है, जो दो माध्यमों को पृथक करता है ना। इन माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः, इन माध्यमों में
प्रकाश तरंगों की चाल क्रमशः V1 व V2 है, जहां V1 ग्रेटर देन V2। ठीक। अब एक तरंगाग्र AB अपवर्तक तल पर तिरछे आपतित होता है। अपवर्तक तल पे क्या है? तिरछे क्या होता है? आपतित होता है, तथा आपतन कोण I है। आपतन कोण क्या है? I है। जब तरंगाग्र का A सिरा अपवर्तक तल के A बिंदु से टकराता है, जब तरंगाग्र का A सिरा अपवर्तक तल के A बिंदु से टकराता है, तो तरंगाग्र का B सिरा दूर रहता है ना। जब तरंगाग्र का A सिरा अपवर्तक तल के A बिंदु से टकराता है तो B सिरा दूर है, तो B सिरा दूर है। अब लिखेंगे कि जब हाइगन्स के सिद्धांत से अपवर्तक तल के A बिंदु से अपवर्तक तल के A बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर या द्वितीयक तरंगे निकलकर दूसरे माध्यम में V2 चाल से आगे बढ़ती हैं। V2 चाल से क्या होती है? आगे बढ़ती हैं। माना तरंगाग्र का B सिरा T समय बाद है, यहाँ पे T बराबर T पे टकराता है। T समय बाद V1 चाल से चलकर V1T दूरी तय करके अपवर्तक तल के बिंदु A' से टकराता है। अपवर्तक तल के बिंदु A' से टकराता है। इतने ही समय में बिंदु A से द्वितीयक तरंगे निकलकर V2 चाल से T समय में V2T दूरी तय करके V' पर पहुंचती हैं। B' पर पहुंचते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिगर तो नहीं मिटाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके इसको नोट करिएगा। इसको हम मिटा देते हैं, अभी थोड़ा और लिखना है, फिर इसको हम लोग
अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है। हमें स्नेल का नियम प्रूफ करना है, बस परावर्तन का व्याख्या हो जाएगी, है ना। इसका मतलब है कि हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना और तरंग मान करके इसको इसके परावर्तन की व्याख्या कर दी, यानी कि तरंगें परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको मिटाते हैं। ठीक, चलिए पहले यहाँ मिटा देते हैं। अगर यदि ए डैश बी डैश को स्पर्श करता हुआ, अब इसमें क्या है, ए डैश बी डैश को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचे तो यह पृष्ठ तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। पृष्ठ तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब जैसे तरंगाग्र AB जो है परावर्तक तल से टकराता है ना। जैसे जैसे तरंगाग्र AB, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे जैसे तरंगाग्र AB अपवर्तक तल से टकराता है, ए और ए डैश के बीच से, ए व ए डैश बिंदुओं के बीच से द्वितीयक तरंगे निकलकर ए डैश बी डैश को स्पर्श करेंगे, अर्थात ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र है। होगा, ठीक। अब हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश में तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। यहाँ ले लीजिए साइन आई, तो साइन आई बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, तो B1T कर्ण क्या होगा, ए डैश। उसी तरह से साइन आर की बात करें तो ये B2T लंब होगा और कर्ण क्या है, ये है ए डैश, है ना। अब यहां से अगर हम बात करें साइन आई बटे साइन आर, तो B1T बटे ए डैश, B2T बटे ए डैश, कैंसिल TT कैंसिल, B1 बटे B2। ऐसा ही हमने शुरू में इसको प्रूफ किया था, ऐसे ही लिखा था कि हाइगेंस का प्रिंसिपल साइन आई बटे साइन आर बराबर B1 बटे B2 होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तरंग की चाल फिक्स है, इसमें भी तरंग की चाल फिक्स है। दो नियतांकों में अगर भाग देंगे तो जो भी निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, नियतांक हो जाएगा। तो साइन आई साइन आर बराबर नियतांक, है ना। ये स्नेल का नियम है।
और हम भी जानते हैं कि N2/N1 बराबर होता है V1/V2। आप जानते हैं कि N बराबर होता है C/V। तो C तो निर्वात में चाल है, मीडियम में जो चाल होती है उसका अपवर्तनांक उल्टा होता है ना। तो देखें इसके सापेक्ष अगर इसका हमने अपवर्तनांक N1 है और इसका अपवर्तनांक N2 है तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं 1N2 या इसी को N2/N1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये नियतांक ये वाली चीज़ V1/V2 यहाँ से उसकी अगर हम अपवर्तनांक की परिभाषा देखें तो है ना N बराबर C/V होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे मीडियम में प्रकाश की चाल। है ना, जैसा भी यहाँ पे अगर हम निकालें, चलिए अगर हम N1 की बात करें तो C/V1 हो जाएगा और N2 की बात करें तो C/V2 हो जाएगा। तो N2/N1 करें तो C/V2, C/V1 सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये V1/V2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से V1/V2 होता है, तो इस हिसाब से sin I/sin R को 1N2 यानी N2/N1 भी लिखा जा सकता है। तो ये स्नेल का नियम प्रूफ हो गया कि इससे इसकी व्याख्या हो जाती है। ठीक, और दूसरा आप अपने से लिख सकते हैं बना करके। देखिए कैसे, अपवर्तक तल ऐसे जा रहा है बोर्ड के लंबवत, ये भी ऐसे जाएगा अंदर बाहर बोर्ड के लंबवत, ये भी ऐसे जाएगा अंदर बाहर बोर्ड के लंबवत। तो दोनों तरंगाग अपवर्तक तल इस प्लेन के बोर्ड के लंबवत है, तो जो इनके लंबवत होगा वो बोर्ड में पड़ेगा। तो इनके लंबवत ये है तो ठीक है, वापस बोर्ड पे चला जाएगा। ये दोनों इसके लंबवत है, वापस बोर्ड में चला जाएगा। और ये अभिलंब इसके लंबवत है तो वापस बोर्ड में चला जाएगा। तो चूंकि ये तल जो हमारा बोर्ड है उसके लंबवत है, तो इनके लंबवत क्या है, ये है, ये तो वापस तल में चला जाएगा। तो इसका मतलब आपतित तरंगे, अपवर्तित तरंगे और अभिलंब तीनों एक तल में होंगी जो ब्लैक बोर्ड है। तीनों एक तल में होंगी जो क्या है, एक ब्लैक बोर्ड है। ये अपवर्तित तरंगे होंगी, अपवर्तित तरंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपतित तरंग, अपवर्तित तरंगे, अभिलंब तीनों एक तल में होंगी जो कि ब्लैक बोर्ड होगा और आपकी नोटबुक होगी। ठीक है, आपकी क्या होगी, नोटबुक होगी। अब कुछ चीजें हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, यानी अगला वीडियो लेक्चर बेसिक होगा, छोटा ही होगा, 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट जो भी होगा छोटा होगा, लेकिन उसमें सारी चीज बेसिक होगी। 11th क्लास की होगी। किस क्लास की होगी, 11th क्लास की, क्योंकि हम बेसिक चीजों के बारे में जब जान जाएंगे तो आगे वाला चीज हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और आई होप कि, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने एंजॉय से इसको पढ़ा होगा। और हमारी कोशिश यही है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाएं और सारी चीज़ें क्लियर करें। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए, अच्छा था कि ख़राब था। और जो स्टूडेंट्स ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ईमानदारी से अपने बोर्ड और एग्ज़ाम जो है बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।